वेलकम टू डोलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का जो सीरीज चल रहा था वो कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम लोग ने किया था खिलजी डायनेस्टी। आज हम दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो तुगलक डायनेस्टी था 1320 से 1413 तक। अगर सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी की बात की जाए तो सबसे पहले जो एम्परर थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। वो थे आपके 1320 से 1325 5 साल के लिए। तो वो फाउंडर थे ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। उनका असली नाम था गाजी मलिक। और वो जब गयासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान बने थे तब वो सुल्तान बनने के बाद जो जमीन है तो ज्यादातर जमीन वो अमीर लोगों को दे देते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप एक सुल्तान बनते हैं या फिर कोई आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं तो आसपास के जितने भी सुल्तान है या फिर नोबल्स है उनको खुश रखना पड़ता है आपको। इसलिए उन्होंने उन सभी मतलब नोबल्स जो लोग हैं उनको जमीन दिया ताकि वो खुश रहे। और खुद उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया, मालिक उल गाजी। उनका असली नाम था गाजी मलिक। सभी उनको गयासुद्दीन तुगलक बुलाते थे और उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था मालिक उल गाजी। वो पहले थे जिन्होंने इरिगेशन स्टार्ट किया था। अब इरिगेशन क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। इरिगेशन मतलब अगर पहले के दिन में नॉर्मल देखा जाए तो एक फार्मिंग लैंड होता था। फार्मिंग लैंड पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे और जो पानी मिलता था क्रॉप्स को वो नेचुरल तरीके से मिलता था। पर इरिगेशन का मतलब है जो पानी मिलता है H2O, जो पानी मिलता है ये क्रॉप्स को कल्टीवेशन के लिए वो आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से लाया जाता है। जैसे कोई पाइप से लाया गया या फिर कोई कनाल से लाया गया, किसी भी तरीके से लाया जाएगा उस पानी को अगर क्रॉप्स के लिए उसको इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन स्टार्ट करने वाले इंडिया में पहले थे गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने 29 बैटल्स किए थे मंगोल के साथ, 29 बैटल्स विद द मंगोल्स। अब मंगोल एक बहुत ही डेंजरस ट्राइब था आपका, जो एक के बाद एक अटैक करते रहता था। मंगोल ट्राइब का मेन काम यही था कि वो दूसरे जगहों पे अटैक करते थे, लूट करते थे और वहां के सामान यूज करते थे। जैसे दूसरे आप किंगडम में देखेंगे इरिगेशन है, ट्रेड है, ये सब किया करते थे। पर मंगोल्स ऐसे नहीं थे। मंगोल्स को सिर्फ आता था फाइट करना और वो फाइट करते थे एक दूसरे से और दूसरी जगह में, और जो लूट का पैसा होता था उससे अपना गुजारा करते थे। तो अगर गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए, गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बैटल्स किया था मंगोल के साथ और इसके साथ उन्होंने बनाया था फोर्ट तुगलकाबाद। तो उन्होंने किला बनाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। अब ये सूफी संत ये मानते थे कि जो मतलब राजा है या फिर सुल्तान है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या फिर उनके पॉलिटिक्स के साथ जो सूफी संत है उनका कोई भी रिलेशन नहीं है। उनमें से थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने ये था क्या किया था कि अगर एक दरवाजे से गयासुद्दीन तुगलक अंदर आएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रबलसम रिलेशन विद द सूफी सेंट शेख निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद उनकी मौत हो गई थी ड्यू टू अ कोलैप्स ऑफ द वुडन स्ट्रक्चर। अब ये कोलैप्स ऑफ द वुडन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर उन्होंने अपने महल में वुडन लकड़ी से घर बनाया था, पैलेस बनाया था और वो पैलेस कोलैप्स हो गया था, गिर गया था और गिरने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। ये भी बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि ये जानबूझ के उनके बेटे ने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक, पर इसका कोई हिस्ट्री में एविडेंस नहीं है, इसलिए इस पर क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आते। तो यही सिर्फ आपको क्वेश्चन आएगा कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत किस वजह से हुई थी, क्योंकि डाइड ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द वुडन स्ट्रक्चर। अब देखेंगे उनके बेटे के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का अगर असली नाम देखा जाए तो उनका असली नाम जौना खान। तो जैसे मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक बेटे थे गयासुद्दीन तुगलक के। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक और वहां पर वो बहुत ही शिक्षित थे, मतलब एजुकेशन वाइज उनकी बहुत थी, पर वो मतलब जो डिसीजन लेते थे वो पूरा डिसीजन लेते थे और उससे मतलब जो प्रजा होती थी वो बहुत नाखुश रहती थी, इसलिए उनको कहा जाता था इंटेलिजेंट फूल। अब ये दो वर्ड का अलग अलग से मतलब समझता है। पहला वर्ड है इंटेलिजेंट, फिर फूल। इंटेलिजेंट मैंने जैसे बताया कि उनका एजुकेशन बहुत अच्छा था और दिल्ली सुल्तान में अगर देखा जाए तो उनका एजुकेशन सबसे ज्यादा था। वो सभी धर्मों का इक्वली रेस्पेक्ट करते थे, इसलिए उनको इंटेलिजेंट कहा जाता है। फूल उनको किस लिए कहा जाता है, बेवकूफ, ये हम आगे के पॉइंट्स में देखेंगे उनकी गलत नीतियों की वजह से। अब क्या क्या वो गलत नीति, तो पहला अगर देखा जाएगा तो इंक्रीज टैक्स इन द दोआब रीजन। अब आपको पता है एग्रीकल्चर पे टैक्स लिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जो दोआब रीजन है वहां पर टैक्स बहुत ज्यादा कर दिया ताकि उनके किंगडम में ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। अब ये दोआब रीजन क्या होता है, दोआब गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में, गंगा और यमुना नदी जहां पर मिलती है उसके बीच में जो जगह रहता है उसके आसपास जो जगह था उसी को कहा जाता था आपका दोआब रीजन। तो दोआब रीजन आप समझ ही रहे हैं कि बहुत अच्छा होता था एग्रीकल्चर के लिए और बहुत ही फर्टाइल लैंड होता था, इसलिए उसने टैक्स इंक्रीज कर दिया था दोआब रीजन में। पर ये किस्मत कहिए या फिर सिचुएशन खराब थी, उसी टाइम दोआब रीजन में जो था वो ड्राउट आ गया था, सूखा पड़ गया था और तब भी आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई भी टैक्स नहीं कम किया था। इसलिए दोआब रीजन में जो टैक्स उन्होंने इंक्रीज किया था फार्मर्स वो टैक्स पे नहीं कर पाए, इसलिए दोआब रीजन से फार्मर्स वहां से चले गए थे और टैक्स नहीं भर पाए थे। फिर देखेंगे कैपिटल उन्होंने चेंज किया था दिल्ली से देवगिरी तक। अब कैपिटल उन्होंने क्यों चेंज किया था, क्योंकि उनको चाहिए था कि वो पूरे इंडिया पे रूल करे और देवगिरी आपके सेंट्रल इंडिया की तरफ है, इसलिए उन्होंने कैपिटल चेंज करके दिल्ली जो कि नॉर्थ इंडिया में वहां से देवगिरी लेके गए थे। पर इससे बहुत जन खुश नहीं थे, क्योंकि देवगिरी का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है और टेम्परेचर वो दिल्ली से काफी ज्यादा अलग था और लिविंग कंडीशंस भी काफी ज्यादा अलग थे, इसलिए वहां पर कोई भी लोग खुश नहीं थे। पर तभी उन्होंने दिल्ली से देवगिरी कैपिटल शिफ्ट कर दिया और वहां पर रह के इतने सारे मुश्किल आने के बाद जो टेम्परेचर था वो अलग था, तो सभी की तबियत खराब हो जाता था और लड़ाई में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, इसलिए उन्होंने वापस कैपिटल चेंज करके देवगिरी से दिल्ली ले गए थे। और इस चेंज करने के लिए उन्होंने 2 साल लगा दिए थे देवगिरी से दिल्ली वापस ले जाने के लिए। तो पहले देखते दिल्ली से देवगिरी जाने में एक बहुत बड़ा खर्चा हो गया था और फिर से वापस देवगिरी से दिल्ली आने में वापस डबल खर्चा हो गया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर बन गया था उनके लिए। फिर देखेंगे हम लोग कराचिल एक्सपीडिशन। कराचिल एक्सपीडिशन अगर देखा जाए तो कराचिल आपके हिमाचल प्रदेश और चाइना का एरिया का था कराचिल, तो वो चाहते थे कराचिल पे कब्जा करना, इसके लिए उन्होंने आर्मी सेटअप किया था और आर्मी ने अटैक किया था कराचिल पे। पर वहां पर वेदर कंडीशंस बहुत ही अलग थे, तो आपको पता ही है वहां पर हिमालयस भी है, तो वहां पर काफी सोल्जर्स मारे गए थे क्योंकि उनको वहां का टेरेन नहीं पता था, मतलब कैसे लड़ाई करना है, कैसा एनवायरमेंट होगा वो सब नहीं पता था उनको। फिर आएंगे हम लोग खुरासन एक्सपीडिशन में। खुरासन या फिर ईरान, अभी मॉडर्न ईरान का जो जगह है वहां पर जो सुल्तान थे वो चल बसे थे, तो इसके लिए खुरासन को कैप्चर करने के लिए वहां पर बहुत सारे लड़ाई चल रहे थे, वहां पर जो नोबल्स थे वो भी बहुत सारा लड़ाई कर रहे थे।
तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे कि खुरासान पे उनका राज हो, तो इसके लिए उन्होंने एक पूरा आर्मी ऑर्गेनाइज किया था कि वो अटैक करेंगे जब समय उनका सही होगा। इसके लिए उन्होंने 1 साल तक वेट किया था और 1 साल तक पूरे आर्मी को खिलाया था, पिलाया था, सैलरी दिया था, सब कुछ खर्चा चलाया था। पर 1 साल के बाद जो हुआ था, ईरान में सुल्तान फिर से वापस बन गए थे, एक शक्तिशाली सुल्तान वापस बन गए थे, और इसलिए उन्होंने अपना जो ड्रीम था कि खुरासान पे वो राज करेंगे वो छोड़ दिया था। और 1 साल तक आर्मी का खर्चा संभालने के बाद आर्मी को अलग अलग रास्ते पे जाने के लिए आदेश दे दिया था। तो ये आप समझ चुके होंगे कि उन्हें फूल क्यों कहा जाता था। पहला उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था सूखा के टाइम पे, दूसरा उन्होंने कैपिटल चेंज किया था, जो फिर से वापस उन्होंने पहले दिल्ली टू देवगिरी किया था, फिर देवगिरी से वापस आ गए थे दिल्ली में। फिर आता है कराची एक्सपीडिशन। कराची एक्सपीडिशन उनको पता ही नहीं था कि वहां पर वेदर कंडीशन कैसा है, वहां पर हिमालयस है, वहां पर कौन से रास्ते में जाना चाहिए, फिर भी उन्होंने अपनी आर्मी को भेज दिया था। तो इसके लिए उन्होंने काफी आर्मी के जवान जो थे वो मारे गए थे। खुरासान एक्सपीडिशन में उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्मी बनाया था जो ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है, और बाद में ईरान का कंडीशन जब अच्छा हो गया था तब उन्होंने अपनी पूरी आर्मी, जिनका पूरा खर्चा उन्होंने चलाया था 1 साल के लिए, उनको अलग अलग कर दिया था, उनको घर जाने के लिए बोल दिया था। तो इसलिए उनको कहा जाता था फूल। फिर आएंगे बात पे कि इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता था। जैसा कि मैंने बताया था कि उनका एजुकेशन बहुत ही ज्यादा था बाकी दिल्ली सुल्तानों से। ही वाज द मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान अमंग ऑल अदर दिल्ली सुल्तान्स। एजुकेशन होने से जो होता है, आप सभी लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये यहाँ पर भी हुआ था। ही वाज वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। दूसरे जितने भी रिलीजन थे उसके तरफ वो काफी ज्यादा टॉलरेंट थे। उन्होंने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेटअप किया था जिसका नाम था दीवानी अमीर खोली। तो आपने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो पिताजी थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने स्टार्ट किया था आपका इरिगेशन सिस्टम। आप समझ सकते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। उन्होंने द्वाब रीजन पे भी टैक्स इंक्रीज किया था। ये सब देखने के लिए उन्होंने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेट किया था जिसका नाम है दीवानी अमीर कोही। अगर साउथ इंडिया में देखा जाए तो साउथ इंडिया में जितना आपका दिल्ली सल्तनत का था, उन्होंने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग कर दिया था, और वहां पर 3 किंगडम्स बन चुके थे। पहला था आपका विजयनगर किंगडम, बहमनी किंगडम, और तीसरा था आपका सल्तनत ऑफ मदुराई। इन तीनों ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया था। और बाद में हम लोग देखेंगे, जब मॉडर्न इंडिया के चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया के चैप्टर्स में देखेंगे इन तीनों में लड़ाई हुआ था। और फिर आपके हैदर अली राजा बने थे, और उसके बाद उनके बेटे बने थे टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को हरा के फिर ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था साउथ इंडिया पर। यहाँ पर अगर चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर उनकी मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनकी मौत हो गई थी 1352 में। 1352 में जब उनकी मौत हो गई थी तब बदूने ने लिखा था कि राजा को अपने लोगों से मुक्ति मिल गई और लोगों को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। अब ये 2 लाइन है, वो समझते क्यों लिखा था। पहला लिखा था तो सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल। अब जो भी डिसीजंस होता था, जैसे द्वाब रीजन पे टैक्स इंक्रीज करना, या फिर कैपिटल शिफ्ट करना, या फिर लोगों को रखना, क्योंकि लोगों को बुरे जगह पे भेजना, और आर्मी को टेरेन नहीं पता होना, आर्मी मर जाती थी, इसलिए लिखा गया था कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान से फ्री हुए थे जो लोग थे, एंड द पीपल वर फ्री फ्रॉम द सुल्तान। अब जो भी वो चाहते थे, जो भी ये चेंज लाना चाहते थे, सब कुछ का एक कारण होता था। वो लोगों का भलाई करना चाहते थे, अपने एक्सपेंशन करना चाहते थे, पर वो कर नहीं पाते थे और लोग उनसे नफरत करते थे। तो उन्होंने लिखा था कि सुल्तान को भी अपने लोगों से मुक्ति मिल गई थी। यहाँ पर और हाँ सॉरी, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, इशू टोकन करेंसी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इशू टोकन करेंसी समझते हैं। टोकन करेंसी मतलब क्या होता है, एक जो कॉइन होता है उसका वैल्यू इक्वल करना। मान लीजिए जो 1 रुपए का कॉइन मिलता है वो एक टोकन करेंसी होता है। 1 रुपए का कॉइन मतलब क्या होता है, 100 पैसा। टोकन करेंसी वही होता है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज को वैल्यू दिया जाता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में दूसरा वैल्यू होगा। तो इसलिए उन्होंने कॉपर कॉइन्स बनाया था, कॉपर कॉइन बनाया था जो कि टोकन करेंसी था। पर ये ज्यादा चला नहीं था ये टोकन करेंसी का जो सिस्टम है, क्योंकि कॉपर लेके कोई अपना गोल्ड या सिल्वर देना नहीं चाहता था, और जो कॉपर के कॉइन्स थे उन्हें आसानी से नकली किया जा सकता था, और इसलिए बहुत ज्यादा नकली कॉपर कॉइन्स निकले थे। इसको कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, जितने भी कॉपर कॉइन्स है उसको फिर से वापस ले लिया था, और कॉपर कॉइन्स के बदले में गोल्ड और सिल्वर दे दिए थे। इसीलिए जो खजाना है, जो शाही खजाना होता था, बहुत ज्यादा कम हो गया था, और इससे और ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक चल बसे थे 1352 में। मोहम्मद बिन तुगलक का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन सब देख लेते हैं। हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देख लेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो उनके कोर्ट में एक जन रहते थे इब्न बतूता, उन्होंने लिखा था सफरनामा रहला। उन्होंने किला बनाया था आदिलाबाद, और जो सिटी है, सिटी जहां पर उन्होंने बनाया था। अब देखेंगे उनके बाद आए थे फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो कजन ब्रदर थे वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जब आए थे तब दिल्ली सुल्तान के जितने भी नोबल्स थे वो बहुत ज्यादा नाखुश थे मोहम्मद बिन तुगलक से, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ रूल बनाया था। तो इतना कुछ रूल बनाने की वजह से पूरे नोबेल्स को खराब लगा था, और नोबेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गया था कि लोगों के हालत भी बहुत ज्यादा खराब थे। तो वो चाहते थे कि जितने भी नोबेल्स है, उनके कोर्ट के जितने भी शाही लोग हैं, वो उनको सपोर्ट करें। तो इनके लिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भारत में वो मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं, इंडिया को एक मुस्लिम कंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो। इसका 2 रीजन था। पहला तो ये था कि वो खुद एक मुसलमान थे, और दूसरा ये रीजन था कि जितने भी नोबेल्स है उनको वो खुश रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इम्पोज किया था जजिया टैक्स, जो आपको पता है कि हिंदुओं के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था, और वो हिंदुओं के ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे। उन्होंने काफी टेम्पल्स भी तोड़े थे इसके लिए, ताकि वो इंडिया में मुसलमान रिलीजन को ज्यादा फैला पाए। उनको अकबर भी कहा जाता था दिल्ली सल्तनत का। ये बात याद रखिए कि अकबर जो थे वो दोनों के भलाई सोचते थे। वो जैसे हिंदूज का भला सोचते थे, वैसे आपका मुस्लिम्स का भी भला सोचते थे। पर इनको भी अकबर कहा जाता था। इनको अकबर दूसरे कारण से कहा जाता था क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया में जो है वो मुस्लिम्स के लिए एक जन्नत बन जाए, और जितने भी दुनिया के मुस्लिम्स है वो इंडिया में आके रहे। इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया था, जो वो चाहते थे कि मुस्लिम्स का भला हो। इससे लोग देख लेंगे क्या क्या काम उन्होंने किया था। तो आप जैसे देख सकते हैं कि he had built 5 canals to support irrigation। तो मैंने जैसे बताया था कि इरिगेशन जो सिस्टम है और जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो तुगलक डायनेस्टी के टाइम बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। तो वहां पर मेनली जो है दिल्ली सुल्तानत में यही इरिगेशन और ट्रेड को देखा जाता था कि फार्मर्स और ट्रेड से पैसा आते थे। तो इसलिए इरिगेशन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 5 कैनाल्स बनाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 24 टैक्सेस थे। तो वो 24 टैक्सेस को उन्होंने हटा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, और उन्होंने सिर्फ 5 टैक्सेस को रख दिया था। पहला टैक्स था आपका खम्स। खम्स मतलब जो लड़ाई होता था उसके बाद सोल्जर जो भी लूट कर देते उसका
1/5 हिस्सा आपका राजा को देना पड़ता था और बाकी हिस्सा वो रख लेते थे। मान लीजिए कोई आदमी अगर 20 किलो सोना लूट करे तो फिर हिसाब से आपका 4 किलो सोना राजा को देना होगा और बाकी जो सोना है वो रख सकते हैं। फिर आता है खरच। खरच ये एग्रीकल्चरल टैक्स था, मतलब जैसा नॉर्मली टैक्स होता है एग्रीकल्चर के ऊपर, जिससे एग्रीकल्चरल लैंड है और एग्रीकल्चर से ग्रोथ करते हैं उनका होता था खरच। फिर आता था शर्ब। ऐसे बहुत सारे लैंड थे जहाँ पर इरिगेशन करना पड़ता था। इरिगेशन आपको पता ही है, आर्टिफिशियल तरीके से पानी लाना पड़ता था। आर्टिफिशियल तरीके से जब पानी लाया जाता था तब कैनल्स बनाना पड़ते थे और कैनल्स बनाने का एक खर्च होता था। इसी खर्च को संभालने के लिए उन्होंने लगाया था शर्ब, जो एक इरिगेशन टैक्स होता था। जो फार्म लैंड में आपके इरिगेशन सिस्टम चलाना पड़ता था उसे ये टैक्स लिया जाता था। जजिया टैक्स। जजिया टैक्स आपको पता ही होगा कि हिंदुओं के ऊपर एक टैक्स लिया जाता था। जैसा कि आपको पता ही, मैंने पहले ही बताया था कि वो चाहते थे कि इंडिया में मुस्लिम रिलीजन फॉलो हो और इंडिया एक मुस्लिम कंट्री बन जाए, इसलिए उन्होंने इंडिया में जजिया टैक्स लगाया था। फिर आता है आपका जाकत। जाकत आपको सभी को देना पड़ता था। ये जो टोटल इनकम होता था उसमें से एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ देना पड़ता था ऐसा जाकत। ये पैसा कलेक्ट करके फिर जितने गरीब मुस्लिम थे उनके लिए ये पैसा लिया जाता था। तो ये था आपके 5 टैक्सेस। खम्स जो था आर्मी टैक्स, खरच जो आपकी कृषि टैक्स, शर्ब जो इरिगेशन टैक्स, जजिया हिंदू टैक्स और जाकत गरीबों के लिए पैसा लिया जाता था, गरीब मुस्लिम के लिए। फिर आता है आपके कॉइन्स। उन्होंने 2 कॉइन चलाया था, पहला का नाम था आधा और दूसरा का नाम था आपका बिज। उन्होंने लोगों के लिए काफी चीजें किया था, इसीलिए उनको अकबर कहा जाता था। जैसे कि उन्होंने दीवान में बंदरगाह बनाया था, जो कि वो स्लेव्स के लिए बनाते थे। जो भी स्लेव्स रहते थे उनके लिए एक अलग से पैलेस बनाया गया था जिसका नाम था दीवान बंदरगाह। फिर उन्होंने बनाया था दीवान खैरात। दीवान खैरात उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि गरीबों के जितने भी ऑर्फेंस है और जितने भी आपके विधवा महिला है उनके लिए खाने का रहने का जगह मिल पाए, इसलिए उन्होंने बनाया था आपका दीवान खैरात। फिर आता है आपका दारुल शफा। दारुल शफा आपका फ्री हॉस्पिटल था जहां पर आपको जितने भी पेशेंट्स होते थे उनको दवाई मिलते थे। तो ये जो तीनों एस्टेब्लिशमेंट है इसमें दीवाने बंदेगा और दीवाने खैरात जो है इन दोनों में सिर्फ मुस्लिम्स को अलाउ किया जाता था और दारुल शफा जो है इसमें सभी को अलाउ किया जाता था। जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध कोई भी हो जाए सभी को अलाउ किया जाता था दारुल शफा में। और दीवाने बंदेगा और दीवाने खैरात में सिर्फ मुस्लिम्स को अलाउ किया जाता था। तो उन्होंने गरीब जो मुसलमान थे उनके लिए एक मैरिज ब्यूरो भी बनाया था। जो गरीब मुसलमान है उनके ठीक तरीके से, ठीक नियम से फॉलो करके शादी कर पाए, इसलिए उन्होंने एक मैरिज ब्यूरो भी बनाया था मुस्लिम्स के लिए। अब देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन क्या था फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में रहते थे बरेनी, जिन्होंने लिखा था तारीख फिरोज शाह। उन्होंने लिखा था फुतवे ई जहादरी। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए उन्होंने खुद से अपनी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था आपका फुतवते ए फिरोज शाही। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वो चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए एक जन्नत जैसा बनाया जाए इंडिया को, और दुनिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो इंडिया में आके रहे। तो इसलिए उन्होंने काफी टाउन्स भी बनाए थे। तो उन टाउन्स में कुछ फेमस है, जैसे कि फिरोज शाह कोटला, हिसार और जौनपुर। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक चल बसे थे 1388 में। जैसे फिरोज शाह तुगलक चल बसे थे, इसके बाद सब नोबेल्स में और राजाओं में लड़ाई होने लगी थी कि उनके बाद सुल्तान कौन बनेगा। उनके बाद सुल्तान बने थे मोहम्मद खान, फिर बने थे आपके गियासुद्दीन तुगलक शाह टू, और फिर बने थे आपके अबू बकर शाह। इनमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं। उसके बाद आए थे नजरुद्दीन मोहम्मद। नजरुद्दीन मोहम्मद आने के बाद तुगलक डायनेस्टी जो पूरे आधे तरीके से खत्म हो गया था, उसे पूरे तरीके से खत्म कर दिया था। और पूरे तरीके से खत्म किया था मंगोल। जैसा कि आपको पता ही है कि स्टार्टिंग से ही अटैक करते थे इंडिया पे, पर उनको फाइनली जो जीत मिली थी वो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के दौरान मिली थी। नसीरुद्दीन मोहम्मद मंगोल को हरा नहीं पाए थे और इंडिया से भाग गए थे मंगोल के डर से। मंगोल ने इसलिए इंडिया पे अटैक किया था और उन्होंने दिल्ली पे 3 दिन तक लूट मचाया था। 3 दिन तक उन्होंने बहुत लोगों को मार दिया था और दिल्ली का ज्यादातर जो पैसा है फिर रिचनेस है, सब कुछ बर्बाद कर दिया था और अपने साथ ले गए थे। और जो मंगोल के लीडर थे उनका नाम था आपका तिमूर। तो तिमूर ने लूट मचा के जब दिल्ली से वापस चले गए थे, वापस नसीरुद्दीन मोहम्मद वापस आ गए थे दिल्ली में। पर अब तक जितने शाही लोग थे और नोबेल्स थे वो काफी गुस्सा हो गए थे नसीरुद्दीन मोहम्मद से कि उन्होंने अहम वक्त पे अपना जो शाही तक है उसको छोड़ के चले गए थे। इसलिए उन्होंने दौलत खान को सपोर्ट किया था और दौलत खान ने आके फिर मार दिया था आपके नसीरुद्दीन मोहम्मद को। दौलत खान का अगर असली नाम देखा जाए तो वो है आपका खिसर खान और वो बने थे फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। तो इसके बाद हम लोग सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर बस यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।